बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और अब ये चुनाव अपने अंतिम दौर में है। सभी की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर 65% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है, जिसे रिकॉर्ड माना जा रहा है। इस रिकॉर्ड वोटिंग का संकेत क्या है? क्या ये बदलाव की तरफ इशारा है या फिर वर्तमान सत्ता पर दोबारा भरोसा जताने की इच्छा? इस पर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इस चुनाव में रोजगार और पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा। साथ ही जंगल राज की याद दिलाकर वोटरों में डर या असुरक्षा का नैरेटिव बनाने की कोशिश भी दिखाई गई। लेकिन अब एक बार फिर इन मुद्दों के बीच विपक्षी नेता तेजस्वी यादव की ओर से आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है, जिसके जरिए वे एक बार फिर बिहार की जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है और राजद और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी बताया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बताया और परिवारवाद को लेकर तंज कसा है। इन सभी आरोपों प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है कि आखिर जनता की मूड में क्या है? इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर एनडीए की सरकार आएगी? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिसे एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। आपको यह फैसला करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है या फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आपको ही करना है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं, भारत तो विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं इसके उदाहरण भी आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा है और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, जिसको लेकर के हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले मेहमान हमारे आदित्य पांडे जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वहीं आरजेडी की प्रवक्ता एजाज खान हैं, साथ ही साथ विश्वनाथ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर। पहला सवाल मेरा आदित्य पांडे आपसे है कि एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और अभी आपने देखा कि आरजेडी की तरफ से भी तेजस्वी जो यादव हैं वो आरक्षण को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आरक्षण का जो मुद्दा है वो एनडीए पर असर डाल पाएगा? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है, पहला मतदान जो चरण है वो हो चुका है। दूसरे चरण में क्या कुछ जो तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान दिए जा रहा है आरक्षण को लेकर के, कितना अहम माना जा रहा है वो बयान? देखिए, जनता जानती है कि ये भी केवल हवाबाजी है। ये आप पहली बात तो चुनाव लड़ने आए नहीं रहे, दशकों से आपकी वहां सरकार रही, आप तो आरक्षण के विरोधी थे। जब आज आपको लगने लगा कि जमीन खिसकने लगी तो आप आरक्षण की बात लगे करने। देखिए क्या ना कि जनता बहुत, बिहार की जनता राजनीति की बहुत पारखी है। हम बिहार को कहां से कहां लेके आए हैं। ये बिहार को जुड़ा बिहार छोड़ गए थे जहां पे सड़क नहीं था, पानी नहीं था, बाढ़ प्रभावित था,
और कुल जंगल राज था, नरसंहार था, उस बिहार को हमने खींच के वहां पे अब पक्की सड़कें हैं, नल में जल है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, महिलाएं पंचायत में पहुंच रही हैं, महिलाएं पुलिस भर्ती में खड़ी हैं, महिलाएं लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, जीविका दीदी स्वराज योजनाएं कार्यक्रम कर रही हैं, उच्च शिक्षा में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है, 12 लाख सरकारी नौकरी हमने दी है, 48 लाख रोजगार के अवसर हमने पैदा किए हैं, और ये अब विकास की बात करते हैं जी। इसीलिए पहले चरण में झमाझम वोटिंग हुई। महिलाएं जानती हैं कि हमारा एक वोट हमें विकास के रास्ते पे देगा, इसीलिए वो कह रही थी माइकों पे, जब आपके चैनलों ने उनसे पूछा किसको वोट दिया तो उन्होंने यही कहा कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। अगला चरण भी यही कहेगा। आप इनसे अगला सवाल पूछ लें। जी बिल्कुल, आरजेडी से मेरा पहला सवाल है एजाज खान। जिस तरीके से बात की जाए आरक्षण का, लगातार कांग्रेस और आरजेडी विरोध करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब वही आरजेडी कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है और आरक्षण की बात कर रही है, तो इस पर क्या रुख है आपका? देखिए, तेजस्वी जी ने बिहार में जातीय जनगणना करवाया। जब तेजस्वी जी ने जातीय जनगणना कराने के लिए घोषणा किया तो उसका सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी पार्टी ने बिहार में किया था, पूरे देश में किया था, तो वो थी बीजेपी। लेकिन तेजस्वी जी ने जातीय जनगणना करवाकर आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाया। ये तो आरक्षण के विरोधी शुरू से रहे हैं। इनसे पूछिए इन्होंने आरक्षण कब दिया है, कब बढ़ाया है? ये तेजस्वी जी का देन है। तेजस्वी जी ने बिहार में आरक्षण का दायरा 65% बढ़ाया। और ये जो कह रहे हैं कि बिहार में हमने बहुत विकास किया है, विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, तो बिहार आज तक बाढ़ से मुक्त नहीं हुआ। बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। बिहार एजाज जी नहीं हुआ। बिहार में आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और रही बात, ये कह रहे हैं कि हमने 12 लाख नौकरियां दी, इन्होंने नहीं दिया। तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने क्या कार्यकाल में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उसके पहले उन्होंने घोषणा किया था कि अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने पहले कलम से बिहार वासियों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। तो इन्हीं के पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ये पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। और जब तेजस्वी जी ने उप मुख्यमंत्री होते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को दिया और 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, तो इनकी बोलती बंद हो गई जी। यही बोलने वाले हैं कि तेजस्वी जी अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिहार को प्रगति के पथ पर कोई लेके जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दूसरा कोई नहीं। सुनिए सर मेरी बात। 20 सालों से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है जी। ये सवाल आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। एजाज जी, आपने आरक्षण की जो बात की है, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरक्षण दिए जा रहे हैं। वहां 27% ओबीसी और अन्य वर्गों को आरक्षण दिए गए हैं। तो आप आरक्षण की बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण का विरोध खुद आरजेडी करते हुए आई है इससे पहले। नहीं, भाजपा ने किया। मेरी बात सुनिए ना सर, ये लोग ढिढोरा पीटते हैं। 20 सालों से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और 20 सालों से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि बिहार को मैं विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा जी। 11 सालों से केंद्र में, मैं कल भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बोल चुका हूं, आज भी दोहरा रहा हूं, 11 सालों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? इनसे पूछिए। और रही बात जंगल राज की, तो अभी कौन सा महामंगल राज है? सबसे बड़ा जंगल राज तो अभी है, महाजंगल राज है। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, उस जिले की घटना आपको बता रहा हूं। 6 तारीख को बैकुंठपुर थाने में चाकूबाजी हुई, 3 से 4 लोग घायल हुए। 7 तारीख को बैकुंठपुर थाने में ही एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और एक तिवारी जी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 तारीख को ही उचका गांव थाना है, वहां चाकूबाजी हुई, 4 लोग घायल हो गए। आरा में बाप बेटी की हत्या हुई, डबल मर्डर हुआ जी। सिवान में बिल्कुल एजाज जी, आप पर आएंगे, दोबारा आप पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आदित्य जी का राय ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार आरजेडी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, आप पर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जंगल राज जो है वो अब भी कायम है और जो शोषण होता है वो अब भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि
आरक्षण का विरोध खुद बीजेपी कर रही है और करती हुई नजर आई है, इस पर क्या कुछ राय है आपकी? हम बता दिया कि किन प्रदेशों में हमने कितने आरक्षण दिए। आरक्षण विरोधी तो आप खुद हैं, अपना इतिहास देख लें। और आप जंगल राज की बात करते हैं। अरे 2004 में लालू प्रसाद यादव छपरा से लड़ रहे थे चुनाव, वहां पे अपने ही छपरा का जो है बूथ कैप्चर कर लिए। ये पूरे मीडिया ने कवरेज की थी। वहाँ के अभी आनंद सिंह क्या कर रहे थे मोकामा में? अभी आनंद सिंह क्या कर रहे थे मोकामा में? और सुनिए, ये बताइए ना, आपके बिहार के, सुनिए, और बैठ के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। चुप रहिए पहले। अराजक लोगों के साथ अपने पार्टी जुड़े हैं। यही राहुल गांधी को आपने जोड़ा है जो विदेश में भारत को गाली दे रहे हैं और वोट चोरी का आरोप अभी भी लगा रहे हो। अराजकता के साथ आप खड़े हैं और आप वोट चोर है तो वोट चोरी के आरोप लगाएंगे। आपने SIR के माध्यम से वोट चोरी किया है, वोट चोर है। अरे चंपा बोलेंगे आपको, पूरा देश जानता है कि आप लोग वोट चोर हैं, वोट चोरी का सहारा लेते हैं। एजाज जी, राहुल गांधी की तरफ से लगातार सेना पर भी बयान दिए जा रहे हैं। उन बयानों का बिहार विधानसभा चुनाव पर भी काफी असर पड़ता हुआ नजर आया। उन बयानों का आप कैसे समर्थन करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है? राहुल गांधी के बयानों का कैसे स्पष्टीकरण देंगे आप? राहुल गांधी कभी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बताना इनका काम है। इनका काम है जुमलेबाजी करना, फैलाना, लोगों के अंदर भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना। ये भाजपा की नीति है और नियत है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को डाइवर्ट करना, लोगों को मोड़ना। बयान राहुल गांधी जी अगर सही भी बोलेंगे तो इनको गलत लगेगा, तेजस्वी जी जो सही बोलेंगे इनको गलत लगेगा। आदित्य जी जवाब दीजिए, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है एजाज जी की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो जितने भी प्रवक्ता हैं ये राजद के सब बेहाया हो चुके हैं। सेना का भी अपमान सह लेंगे। एजाज जी उन्हें बोलने दीजिए। एजाज जी पहले उनकी बातों को सुनिए, उसके बाद आप बोलिए। लेंगे इनके जो है मोदी जी के माता जी को गाली पड़ी वो इनको अच्छा लगेगा, सेना को बुरा बोलना जाए तो इनको अच्छा लगेगा। इनके मंच पे लड़का चढ़ता है, कहता आवेदा तेजस्वी के मार दे कट्टा से गोली, वो उनको अच्छा लगेगा। अरे जनता बहुत चतुर है, इस बार आपको ना सीटों के महंग हो जाएंगे आप, क्योंकि आप उस अराजकता के साथ हमेशा बताएगा। घबराइए मत, 14 तारीख का इंतजार कीजिए। ये बेहाया हो चुके हैं, ये बेशरम हो चुके हैं, ये भारत माँ का भी अपमान सह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आया है, सत्ता का टुकड़ा चाहिए, जनता जवाब देगी आपको। एजाज जी जिस तरीके से आरजेडी के मंच पर बच्चे ने कट्टा लहराने की बात कही है और रंगदारी की बात कही है, इन बयानों को आप किस तरीके से समर्थन करते हैं? सर मेरी बात सुनिए ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, लखीसराय में वो लोगों की छाती तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी सरकार आने दीजिए, मैं छाती तोड़ दूंगा। इस पे ये क्या कहेंगे, पूछिए इनसे। छाती तोड़ेंगे ये, उल्टा सीधा बोलेंगे ये और बदनाम करेंगे राजद के लोगों को। एजाज जी पहले आप अपने उस बयान का जवाब दीजिए जो भरे मंच पर, आरजेडी के मंच पर उस बच्चे ने बयान दिया है। नहीं, किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला है। आरजेडी के किसी रंगदारी को लेकर के भरे मंच पर उस बच्चे ने कहा कि कट्टा लहराएंगे, सरकार आने दीजिए, और आप इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बयान ही नहीं है। पढ़ रहे थे, मनगढ़ंत कहानी पढ़ रहे थे, मोदी जी मनगढ़ंत कहानी पढ़ के बता रहे थे। इनको कहाँ से आप ऐसा कोई बयान नहीं है, गलत बात है ये। इनको वीडियो दिखाइए, इनको कहाँ से आप लेके आ गए, इनको जो पते नहीं, इनको वीडियो दिखाइए। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आप दोनों ही 1 मिनट रुकिएगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप धरातल पर हैं, बिहार विधानसभा चुनाव की समीकरण को समझ रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत में जो इजाफे हो रहे हैं उनको लेकर के लगातार समीकरण बनाया जा रहा है, क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 नवंबर को होना है। तो आप धरातल होने के बाद दोनों पार्टियों का और जनसुराज की इसमें क्या भूमिका है, किस तरीके से देखते हैं इस बार? धन्यवाद। देखिए, ये बिहार के चुनाव का दूसरा चरण है। आखिरी युद्ध में चंद घंटे और बचे हैं, तो दोनों पक्ष अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपनी संख्या बल को किसी तरह बढ़ा लिया जाए। देखिए, अब जो परिस्थितियां बहुत पिक्यूलियर हो गई हैं। पहले जब वोट शेयर बढ़ता था तो पुरानी परंपरा में होता था कि एंटी इनकम्बेंसी इंडिकेट करता था कि सत्ता विरोधी रुझान दर्शा रहा है, ऐसा माना जाता था। लेकिन बीते कई चुनावों से ये ट्रेंड बदला है। लोगों ने प्रो इनकम्बेंसी को दिखाने के लिए भारी संख्या में वोट किया है। अब प्रश्न लगता है
कि विपक्ष, जो वर्तमान विपक्ष है, चाहे आरजेडी और कांग्रेस का संयुक्त मोर्चा, वो क्यों नहीं इस सरकार को और एनडीए के संगठन को क्यों नहीं रोक पा रहा है जिस चाल में है। उसमें देखिए इंटरनल बिकरिंग्स, जब आपके निजी हित जुड़े होते हैं, एक की कीमत पर दूसरा खड़ा होता है। कांग्रेस गिरी तो आरजेडी उठी, जब आरजेडी गिरेगी तो कांग्रेस उठेगी। ये दोनों को इंटरनल एहसास है, इसलिए दोनों एक दूसरे, देखिए दोनों ने अगर साथ में डट के प्रचार किया होता है तो मुझे लगता है शायद स्थितियां बेहतर होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी सर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, सेना पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो सीटों को लेकर के आपसी मतभेद देखने को मिला है महागठबंधन पर, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वही मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के बीच में क्यों आपस में उनमें मतभेद है। एक अगर सरवाइव करेगा तो दूसरे को जाना होगा जी, दूसरे को सरवाइव करना है तो पहले को जाना होगा। दोनों को ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है। आरजेडी गिरेगी तो कांग्रेस उठ पाएगी, वोट शेयर कॉमन है, जो वोटर, जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो कॉमन है, तो वो बहुत बड़ी समस्या है दोनों के लिए। इसीलिए कांग्रेस देखिए कतई नहीं चाहती है थी कि इनको अपना सीएम का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन आरजेडी ने चूंकि एक बेसिक शर्त रख दी, बिल्कुल बजिद हो गए, तो उन्हें मजबूरन दूसरे ने दी। भाई सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी कांग्रेस के, वो आ सकते थे, वो बता सकते थे कि नहीं भाई हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा ये होंगे। ये चीजें ये दर्शाती हैं कि काम जो है और युद्ध पूरे मन से नहीं लड़ा गया है। युद्ध क्यों नहीं लड़ा जाएगा? अब कांग्रेस को लगता है कि इनका जंगल राज का जो बैगेज है वो बहुत भारी है, अगर हम उसमें साथ में खड़े होंगे तो हमारे सरवाइव होने के चांसेस और कम हो जाएंगे। कांग्रेस को लगता है बाकी राज्यों में रिवाइव कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कम से कम बिहार में कुछ स्थान बनाएं, लेकिन आरजेडी का जो जंगल राज का बैगेज है बहुत भारी है, उसको कांग्रेस टच नहीं करना चाहती है। तो दोनों के बीच के जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहे हैं। मुझे लगता है खाली ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि मजबूत विपक्ष नहीं तैयार हो पाए। ऐसा नहीं कि बिहार में कमियां नहीं रही, सरकार ने काम बहुत किए हैं, लेकिन कुछ काम बहुत से ऐसे भी हैं जो करने बाकी रह गए। तो विपक्ष उन चीजों को अंडरलाइन नहीं कर पाया। क्यों? वो या तो उनके कर्म अच्छे हो, उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, कहीं देखिए साहब हमने तो बहुत अच्छा किया था, आपने अच्छा नहीं किया है, तब आम जनता विश्वास करेगी। लेकिन जब आपका ट्रैक बहुत खराब रहा हो और उससे लाख गुना अच्छा कार्य वर्तमान सरकार कर रही हो, तो उसके बेहतरी की बात कम से कम वो पक्ष तो नहीं कर सकता है। तो सर इसका वोट प्रतिशत पर कितना असर पड़ेगा? पिछली सरकार का जंगल राज जिस तरीके से बीजेपी कहते हुए नजर आ रही है, साथ ही साथ आरजेडी अपने तमाम वादे करते हुए नजर आ रही है, अब तत्कालीन हालातों पर नजर डालें तो अब दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, कितना असर पड़ेगा मतदाताओं पर? देखिए वोट शेयर निश्चित बढ़ेगा। आम जनता अब इस बात को समझती है कि नहीं, जो हो रहा है अगर ठीक हो रहा है तो उसको होने दो, इसलिए बहुत से वोट साइलेंट वोटिंग है। इवन माइनॉरिटी वोट्स जो हैं, वोटर्स जो हैं, वो भी महसूस करते हैं कि देखो भाई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं वो तो पूरी हो रही हैं। ढेर सारे ऐसे इंस्टांसेस आए जहां माइनॉरिटी वोटर्स ने कहा, महिलाओं ने कहा देखिए हमारी परिस्थितियों में तो बड़ा बदलाव आया है, तो वो साइलेंट वोटर हो जाते हैं। ये जो वोट शेयर बढ़ रहा है इसका बड़ा कारण है कि लोगों को समझ आ रहा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं। वो कंपेयर करते हैं उस रेजीम से 2005 तक जो आरजेडी का रेजीम था, 90 से 2005 तक, और 2005 से 2025 का रेजीम, दोनों को कंपेयर करते हैं। उनको समझ आता है, चाहे भले वो वोट बैंक हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो उस बात को कंपेयर करते हैं और बहुत सा साइलेंट वोट हो जाता है। बहुत से लोग केवल इसलिए रुके हैं जो बाहर से आए हैं, वो इसलिए रुके हैं कि नहीं हमें बिहार में थोड़ा सा बदलाव करना है, तो वो सब अपनी अपनी वो आहुति देकर जा रहे हैं। ये विश्वास मानिए वोट शेयर बढ़ेगा और बेहतर वोट शेयर हो सकता है। मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज और आगे जाना चाहिए इसको, और कोई संदेह नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि जो वहां की जो सरकार बनेगी, जो जनता का मैंडेट होगा बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कहीं संशय की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लोगों ने बहुत बार कहा कि भाई देखिए कोई बहुत कम मार्जिन होगा, बहुत नजदीक का मामला होगा, ये कुछ भी नहीं ऐसा होने जा रहा है। विश्वास मानिए जनता बहुत समझदार है, वो बहुत
क्लियर मैंडेट देने जा रही है और हो सकता है 2/3 तक भी पहुंच जाए। बहुत क्लियर मैंडेट। जो वोटिंग परसेंटेज देखिए हमारे यहाँ क्या है, जब 2-3%, 4% का वोट शेयर जो बदलता है उससे सीटों में बहुत बड़ा अंतर आता है। हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि ये वोट जो है ये सीटों में कन्वर्ट होंगे, तो सीटों की संख्या का बड़ा अंतर देखने को मिलेगा दोनों वर्गों में, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो। जी सर। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होने जा रहा है। मुझे जो लगता है जो परिस्थितियां हैं, अगर चूंकि विपक्ष, अब सवाल ये हो सकता है कि भाई आप विपक्ष को इसका क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं। विपक्ष साथ में खड़ा नहीं हो पाया है। विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ लड़ते हुए नहीं नजर आए जनता के सामने। तो उनको वोट शेयर कैसे मिलेगा? बैगेज बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। उनको दिखाने के लिए, जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। जबकि एनडीए में मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल बहुत साफ सुथरा है। सुशासन बाबू ने इतना काम किया है, कम से कम उस तरीके से पुराने 15 साल के कार्यकाल से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा अंतर आया है। जी जी। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है, जो सीटों की संख्या है वो एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही है और क्लियर मेजॉरिटी। बिल्कुल सर, एजाज जी से इसी पर सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया कि सीएम फेस का जो चेहरा है तेजस्वी यादव, उनके सिर पर कांग्रेस ने कट्टा रख करके सीएम फेस उन्हें बनाया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये देखिए, ये सब सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी यादव जी शुरू से ही थे। क्या पार्टी की तरफ से पार्टी में पहले से अंदरूनी कलह नहीं देखने को मिली, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं थी। इंडिया गठबंधन में आज भी कोई अंदरूनी कलह नहीं है और पहले भी नहीं थी। सीट शेयरिंग भी हम लोगों की अच्छी तरीके से सीट शेयरिंग हुई और तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के सीएम फेस ऑलरेडी पहले से थे, आज भी सीएम फेस वही। एजाज जी, आप जो बात कर रहे हैं कि सीट पर कोई भी विरोध नहीं हुआ है, 12 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने खड़े उतरे, वहां पर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला एक दूसरे में। ऐसा कुछ नहीं है। सीट शेयरिंग में मेरा कहीं कोई विरोध नहीं था। तेजस्वी यादव जी शुरू से सीएम फेस थे, आज भी हैं। और बिहार की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से, भ्रष्टाचार से पूरी तरह से उब चुकी है और बिहार की जनता अब की बार बदलाव करने जा रही है, ये तय है। और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता 20 सालों से झेल रही है, अब कितना झेलेगी। युवाओं को रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, बिहार में महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, अपराध चरम सीमा पे है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। बिहार की जनता ये नहीं समझ रही है कि इन्होंने बिहार को कहां से कहां धकेल दिया। एजाज जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि उनकी सरकार आते ही रोजगार देंगे, हर घर सरकारी नौकरी देंगे, क्या धरातल पर इसे साबित किया जा सकता है? आपके पास रोड मैप है जिसे आप बता सकते हैं? सुनिए ना सर मेरी बात। तेजस्वी यादव जी 17 महीने के सरकार में थे तो उन्होंने ये साबित कर दिया है 5 लाख सरकारी नौकरी देकर युवाओं को बिहार में, कि सिर्फ बिहार को तेजस्वी यादव ही बिहार के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। इन्होंने 20 सालों में क्यों नहीं दिया? आदित्य जी, केंद्र में एजाज जी लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार में, उनकी सरकार में रोजगार मिले हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, आज तो क्यों नहीं दिया? 1 करोड़ ही बता दीजिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे थे, आज तो एजाज जी सुनिए, हिंदुस्तान में बिहार का सिर्फ वाहिद एक युवा नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने जब कहा वो करके दिखाया। आदित्य जी, मैं इनके एक तो वो युवा नहीं रह गए, ये जो दोनों नेता हैं ये युवा से राजनीति में आए, अब युवा नहीं हो गए, दोनों बुढ़वा हो चुके हैं, पहली चीज। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा तो तेजस्वी ही ना होंगे, और परिवारवाद से निकली पार्टी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? अरे लालू प्रसाद यादव होते थे, राबड़ी देवी आई थी, उनको बोलने नहीं आता था, साइन नहीं कर पाती थी, विधानसभा में उनके लिए एक विधायक नियुक्त था कि सवालों का जवाब ये विधायक देगा, मुख्यमंत्री केवल बैठी रहेंगी। ऐसी अनपढ़ को ये मुख्यमंत्री बना गए तो उनका बेटवा ना मुख्यमंत्री रहेगा। और आप मोदी जी की डिग्री ठीक है, सम्राट चौधरी 5वीं पे
उससे अपने कुछ नहीं दोनों बोलिएगा। बाप और बेटों का पूरा चरित्र देश बताना जानना है चाहता है, चैनलों आप पे। मोदी जी की और डिग्री ये बताइए, बैठक क्यों नहीं बता हमारे रहे पार्टी में कोई हैं? अधूरी सम्राट कदम चौधरी की नहीं है। डिग्री बताइए, अरे क्यों नहीं इनके बता रहे यहाँ हैं? बहू रोती रहे, हाँ? नाजुक सोते रहे, फड़फड़ाने से होगा। ये बेहाया प्रवक्ता मोदी जी बहू की ठीक डिग्री है, बताइए, आप- सार्वजनिक कीजिए, पूरा देश जानना चाह रहा है। एजाज जी, आदित्य चौधरी की जी, डिग्री बताइए। एजाज जी, इस खास बातचीत में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की पाबंदी है जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।